भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बारात अलास्का से उड़ के वॉशिंगटन में आ गई है। पूरी दुनिया की निगाहें 15 अगस्त को अलास्का में थी कि पुतिन और ट्रंप साहब दोनों की मीटिंग जो 3 घंटे चली है उसमें क्या रिजल्ट निकला, क्या कोई डिसीजन हुआ, सीज फायर हुआ या कोई पीस डील हुई, कुछ लेन देन हुआ, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, पुतिन ने कितने मिनट बोला, ट्रंप ने कितने मिनट बोला, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत डिस्कशन हुआ इसके बारे में। लेकिन मैं अपनी राय देता हूं कि बड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ दोनों लीडर्स के बीच में। कोई एक सहमति नहीं बनी एंड तक, क्योंकि ट्रंप सहमति दे भी नहीं सकते थे जब तक कि जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन और नेटो उसको माने ना। यूनिलैटरल नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि वो गए थे एंड ही वाज राइट कि ही वेंट देयर जस्ट टू लिसन व्हाट पुतिन वांट्स 101, और फिर वो बात करेंगे जाके जेलेंस्की यानी टीम से। जेलेंस्की को तो वो बांध लेगा। अब एक तरीके से मैं बताऊं आपको कि नोबेल पीस पुरस्कार में एक जेलेंस्की है बीच में, अगर उन्होंने बोल दिया और सीज फायर हो गया तो फिर ये पुरस्कार मिल गया जिसके लिए दिन रात लगे हैं ट्रम्प। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के लिए भी एक अच्छी खबर होगी दोस्तों। चलिए, तो अब इस बार जेलेंस्की आ गए हैं टाई सूट में मिलने के लिए ट्रम्प से, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बार अपने साथ पूरी फौज भी लेके आए हैं दोस्तों। तो आज इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे आगे। अब देखिए, इन लोग की जो बातें हुई हैं बेसिकली नेटो की, पुतिन की, ट्रम्प की, यूरोप की, इसमें अलग अलग फॉर्मूले डिस्कस किए जा रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला ऐसे है जो दोनों पार्टीज को ठीक लगे। जेलेंस्की अपनी टेरिटरी छोड़ना नहीं चाहता और पुतिन वो बिना टेरिटरी लिए मानेंगे नहीं तो क्या फायदा होगा उनको 3 साल से जो वॉर कर रहे हैं उसका। अगर आज वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ठीक है, आप आर्टिकल 5 एक जो मिलता जुलता है नेटो फोर्सेस के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से, और अमेरिका सिक्योरिटी देगा जेलेंस्की को, यूक्रेन को, और पूरा यूरोप सपोर्ट करेगा उसका, तो मोरलेस चीज तो सेम ही हो गई ना साहब। तो पुतिन को क्या मिला? पुतिन को मिले 4 स्टेट और क्रिम में 5 स्टेट अगर उसको मिल जाते हैं तो वो मान जाएगा कि ठीक है चलो भाई 20% यूक्रेन तो हमको मिल ही चुका है। अब चलो तुमको अगर नेटो का पार्ट भी बनना है या एलाइक नेटो का पार्ट बनना है तो भी ठीक है, आप बन जाइए। इसी तरीके की कुछ बात हमको लग रही है। इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि वो जेलेंस्की जो आए हैं इस बार, वो आए हैं पूरी अपनी टीम लेके। उसमें पूरे यूरोपियन लीडर्स हैं जिनकी फोटो आप पीछे देख रहे होंगे। और वो क्यों आए, उसका मकसद क्या है? मकसद ये है सपोर्ट देना जेलेंस्की को। पिछली बार की तरह ना हो कि ट्रम्प ने बैठा दिया उसको पब्लिक के सामने, रिपोर्टर्स के सामने, और खुद क्वेश्चन बात करने लगे उससे, उसके बाद डांट के भगा दिया उसको। ऐसा ना हो, इसलिए यूरोप के भी लीडर्स उसके साथ हैं, नेटो चीफ साथ में है। तो हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इतने बड़े यूरोप के लीडर्स घूमने नहीं आएंगे यूएस। और दोस्तों बता दूं मैं कि इनवाइट केवल जेलेंस्की को किया गया था व्हाइट हाउस में। ये लीडर्स आ रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए उसके साथ, क्योंकि पूरे ये वॉर में जो सबसे बड़े लूजर हैं वो यूरोप है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पहले भी एक बना चुका हूं। यूरोप इज द ओनली लूजर इन दिस वॉर एक्सेप्ट द मैन पावर, दे हैव लॉस्ट लॉट ऑफ थिंग्स। तो आज इसके बारे में पूरा अपनी बात करते हैं दोस्तों कि क्या वर्केबल रास्ता हो सकता है इसके बारे में। तो उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। तो अलास्का से जो एक संदेश मिला है विल्कॉफ के थ्रू, जिन्होंने इंटरव्यू दिया CNN में और ब्लूमबर्ग दोनों में, उन्होंने ये आया कहा कि यूक्रेन को नेटो स्टाइल की गारंटीज मिल सकती है, लेकिन
नेटो में हम उनको डायरेक्ट एंट्री नहीं देंगे, मतलब फॉर्मल एंट्री नहीं देंगे। लेकिन अगर यूक्रेन पे वॉर होती है तो एलाइज और यूएस उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन वो तब होगा जब कोई बाहर का कंट्री आप पे अटैक करेगा। अगर आपने किसी पे अटैक किया, मतलब यूक्रेन ने किसी पे अटैक किया, तो ये आर्टिकल लागू नहीं होगा। दैट इज आर्टिकल 5 की स्पिरिट है। और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि रशिया इस आइडिया को पूरी तरीके से उसने हाँ भी नहीं बोला है और ना भी नहीं बोला है। देखिए, उसने ओपन करके रखा है। और यही एक फर्क है ट्रंप और पुतिन में। पुतिन साहब एक केजीबी के, आप जानते हैं, स्पाई रहे हैं 16 साल। उनको पता है कब क्या बोलना है और कितना बोलना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे हल्के से बोलना है और कहाँ बात को बीच में ही टाल देना है। उन्होंने ये बात आधी खुली रखी, आधी बंद रखी। मैं मान भी सकता हूँ, मैं नहीं मान भी सकता हूँ, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक और स्टैंड दे दिया। वो था क्या? डनबास। उन्होंने अपना स्टैंड बहुत सख्त कर लिया इस पे कि डनबास तो हमारा होगा, तभी हम इस पॉइंट पे आर्टिकल 5 पे डिस्कशन कर सकते हैं। और यही कॉन्टेस्ट है दोस्तों, यही कॉन्टेस्ट है जो वॉशिंगटन में जो डिस्कशन हो रहा है। और वो चाहते हैं कि अब वो, मतलब ऑन पेपर कोई ऐसी चीज लेके आ जाए जो कि आगे डिस्कशंस करेगी। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, ज़ेलेंस्की की प्रायोरिटीज क्या है। उसकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी होगी कि उसको सिक्योरिटी की गारंटी दी जाए। फिर सेकंड स्टेप होगा सीज फायर किया जाए और उसके बाद आगे की टॉक्स की जाए। देखिए, यूक्रेन का जो एक संविधान है ना, उसमें टेरिटोरियल कंसेशंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मतलब आप जो एक कंट्री की सॉवरेनिटी है उसको खो नहीं सकते एक मीटिंग में जाके। उसको यू हैव टू गेट इट क्लियर फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो ये एक बहुत छोटा इशू नहीं होगा यूक्रेन के लिए भी, ये सेंट्रल इशू होगा। इसका मैसेज क्या है कि बॉर्डर्स जो है उनको बदला नहीं जा सकता है। और पुतिन चाहते यही है कि 20% यूक्रेन जो उन्होंने एक तरीके से जीत लिया है, उसको तो अब वो छोड़ने वाला नहीं है। अगर उसी को छोड़ दिया तो क्या फायदा होगा जो उन्होंने इतनी वॉर लड़ी है। 3 साल हो गए साहब, फरवरी 2024 से। और ज़ेलेंस्की ये भी चाहते हैं कि अब आगे जो भी पीस अकॉर्ड हो वो रिटन में हो और एनफोर्सेबल हो। दोस्तों मैं बता दूं, यूएसए का कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने साइन करके दे भी दिया, 4 साल के बाद क्या होगा? पुतिन दोबारा अटैक कर देगा, कोई नहीं आएगा। ना कोई यूरोपियन कंट्री आएंगी, ना यूएस आएगा। वो कहेंगे जी ट्रम्प तो चला गया, ट्रम्प ने साइन किया था, हम नहीं जानते। तो ऐसी चीज भी, क्योंकि ट्रम्प को सब जानते हैं कि ये पीस अवार्ड के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है। ये आधे यूक्रेन को बेच देगा पुतिन को, और आधे में तो ये अपना ऑलरेडी वो कर रहा है, खनन कर रहा है स्पेशल मटेरियल्स का। और एक और जो चाहते होंगे वो चाहते होंगे कि भैया इसकी फंडिंग कैसे होगी। जो ज़ेलेंस्की की बात कर रहा हूं, वो पूछ रहे होंगे कि अगर हम नहीं करते हैं और ये वॉर एक्सटेंड होती है तो क्या चीजें हैं, हम क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बात? तो ये होगी उसकी प्राथमिकता। और ट्रम्प का जो फोकस है वो है कि भैया किसी तरीके से पीस हो जाए और जो भी कंसेशंस हैं, जो भी वॉर कंसेशंस हैं, वो हम दे दें और वॉर को इमीडिएटली आज के दिन में ही हम एंड कर दें। और सिग्नल भी दोस्तों ऐसे ही मिल रहे हैं कि क्रीमिया, जो कि यूक्रेन कहता है कि हमारा है और पुतिन ने हड़प लिया उसको, रशिया ने हड़प लिया उसको, वो भी वापस लेंगे हम। तो अब क्या कर रहे हैं? क्रीमिया और नेटो की मेंबरशिप दोनों एजेंडा में ही नहीं है। आप ये बात देख रहे हैं, दोनों एजेंडा में ही नहीं है। और इसका मतलब है कि ये बड़ा प्रैक्टिकली कीव पे एक दबाव पड़ेगा, ज़ेलेंस्की पे एक दबाव पड़ेगा और यूरोप को अपनी गारंटीज देनी पड़ेंगी। अमेरिका हटेगा पीछे और यूरोप को गारंटियां देनी पड़ेंगी जरूर। और उसका जो फंडिंग है, रीस्ट्रक्चरिंग है, अगर वॉर खत्म होती है तो उसका फंडिंग कौन करेगा, कौन उठाएगा? तो यूरोप, इसमें भी यूरोप को आगे आना पड़ेगा दोस्त। अब एजेंडा में क्या क्या आ सकता है? पहली चीज जो मैं 2 बार बोल चुका हूं, नेटो लाइक सिक्योरिटी गारंटीज। और ये रिटर्न में होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए और बहुत क्लियर होनी चाहिए। और अगर यूएसए नहीं मानता है तो उसकी पेनल्टीज क्या होंगी? दूसरा, यूक्रेन की जो
मिलिट्री कैपेसिटी है वो बढ़ाना। आज रशिया बोलता है कि यूक्रेन 500 से ज्यादा की मिसाइल, लॉन्ग लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं रख सकता। उसकी गारंटी देना पड़ेगा कि अब वो रख सकता है, चाहे वो 2500 किलोमीटर की क्यों ना हो, रशिया के बीचों बीच क्यों ना पहुंच जाए, उसको वो रखने के लिए बाध्य होगा और उसको कोई रोकेगा नहीं। एयर डिफेंस सिस्टम अपना रख सकता है, ड्रोन तो उसके पास ऑलरेडी है। और जो कई सालों की जो एक 3 साल की लड़ाई में अगर आप वापस आना चाहते हैं तो कम से कम 10 साल तक फंडिंग होगी, और वो जो फंडिंग होगी उसकी मॉनिटरिंग होगी। तो जेलेंस्की यही चाहता है कि हम जब एक पीस के जोन में घुस रहे हैं तो इन चीजों पे भी हमको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जो भी ये सीज फायर लाइन्स हैं इनको भी आपको क्लियर ही करना है कि कल को फिर बोल दे कि भैया ये लाइन तो हमारी नहीं थी। तो आपको एक जो फाइनल लाइन, भाई चलिए रशिया ने 5 स्टेट ले लिए यूक्रेन के, ठीक है ना, अब वो कहेगा कि ले भी लिए, चलो हमने दे दिए, यूक्रेन कहेगा अब तो लाइन क्लियर करो कि इसके बाद इससे अंदर नहीं जाओगे। तो कौन डिसाइड करेगा कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है? तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हो। और उसके साथ रशिया की जो डिमांड होगी, रशिया की तो केवल एक डिमांड है, भैया वो नाटो में नहीं आ सकता, और जो हमारे ऊपर जितने भी आपने एम्बार्गोज लगाए हुए हैं वो सब हटा दीजिए, आपने जितने भी फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं वो हमारे पर से हटा दीजिए। तो दैट विल बी गुड फॉर इंडिया, यू कैन से दैट। उसके बाद रशिया सबसे आराम से को ऑयल बेच सकता है, ये सिचुएशन भी आएगी। अब हम ये बात करते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यूरोप की प्रॉब्लम क्या है। यूरोप की चिंता ये है कि पीस तो बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि हम लोग ट्रंप की और पुतिन की एम्पीजमेंट कर रहे हैं, उनकी बटरिंग कर रहे हैं। वो ये चाहता है कि जितने भी गारंटीज हैं ये सब्सटेंसिव हो, कमिटमेंट वाली हो, फ्रॉम यूएसए, ज्वाइंट ट्रेनिंग हो, ज्वाइंट प्रोडक्शन हो, यूएस, यूक्रेन और यूरोप का। और जो एम्बार्गो लगाया है यूएसए ने कि आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते, जिसके रीजन से वहां पे एनर्जी की कॉस्टिंग 4 टाइम्स बढ़ गई है, उसके बारे में भी बोला गया है कि वो भी वापस होगी। अब ये रशिया की मर्जी है कि रशिया भाई साहब देता है कि नहीं देता ऑयल पूरे यूरोप को। और यूरोप की क्या सेफ्टी होगी, यूरोप के पास है क्या? अगर पुतिन ने 5 यूरोप के देश में, फिनलैंड टाइप के, पोलैंड, 5 कंट्रीज में अटैक कर दिया एक साथ, तो वो कंट्रीज बचा नहीं सकती अपने आप को। मैं तो कहता हूं चाहे वो जर्मनी, फ्रांस और इटली भी हो, वो भी अपने को बचा नहीं सकती। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं, इनका नेटो में रहना बहुत जरूरी है, और नेटो में यूएस का रहना बहुत जरूरी है। और यूएस जो आज की डेट में लग रहा है कि वो नेटो से कन्नी काट रहा है कि भैया तुम अपना देखो, हम अपना देखते हैं, क्योंकि नेटो का 50% जो फंडिंग है वो अमेरिका करता है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि हम तुम्हारी रक्षा भी करें, साथ में अपना पैसा भी खर्च करें। तो ये भी एक कोर इशू होगा कि आइंदा से अगर रशिया ने अगर यूरोप पे किसी कंट्री पे वार कर दिया तो क्या होगा। तो अमेरिका ये गारंटी दे कि आप नेटो के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर नेटो से बाहर चला गया तो यूरोप एक तरीके से 2 भागों में बढ़ जाएगा, और लोग ढूंढना शुरू करेंगे अपनी सेफ्टी के लिए कि या तो अमेरिका के अम्ब्रेला के नीचे जाएंगे या रशिया के अम्ब्रेला के नीचे जाएंगे। जैसे हंगरी, नेटो को कौन पूछेगा, फिर 2 बन जाएंगे, एक यूएसए एक आपका रशिया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये भी एक तरीके का यूरोप को चाहिए, क्लियर कट यूरोप को ये चीजें चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे इसको। अब मैं बताता हूँ कि अगर ये डील बन जाती है तो क्या होगा, कैसे होगा। मैं ये सोचता हूँ कि सबसे पहले क्या होगा कि एक शॉर्ट सीज फायर होगा कि भैया पहले तो सीज फायर बंद करो, 2 महीने के लिए बंद करो, डिस्कशन करेंगे आगे। क्योंकि पुतिन भी एक दिन में चीजें नहीं छोड़ सकता, और ना ही जेलेंस्की एक दिन में चीजें छोड़ सकता है। तो दोनों के साथ ये प्रॉब्लम हो। हाँ, इस चीज में क्योंकि अपने देश के लोगों को, अपने कंट्रीमैन को एक लाइन में लाने के लिए, एक चीज को समझाने के लिए टाइम लगता है। 2 महीने 3 महीने के टाइम में यूक्रेन की पब्लिक समझ जाएगी कि यार छोड़ो, 20% जा रहा है, जाने दो यार, अब शांति करो, बहुत हो गया। लेकिन सडनली एक दिन में इफ यू आर रेडी
to forego 20% of Ukraine, people will not accept it. They will throw you out. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक मॉनिटरिंग होगी, एक शॉर्ट सीज फायर होगा, फिर जो भी पोजीशंस होंगी, जैसे जहां जहां पे आपके लड़ाकू होंगे वो अपनी पोजीशंस वापस लेंगे, उन जगहों पे नहीं जहां पे यूएसएसआर का कब्जा है, रशिया का कब्जा है, उन जगहों पे नहीं। और उसके बाद हल्के हल्के जो डिसाइड होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फंडिंग पाइपलाइन क्या होगी, रीबिल्डिंग कैसे होगी यूक्रेन की, और पुतिन का भी तो नुकसान हुआ है, उसकी भी तो रीबिल्डिंग करनी है। वो पैसा कौन देगा? वो पैसा या तो यूएस देगा, ठीक है ना। और एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जो कि मुझको लगता है कि अब बहुत नजदीक आ गया है, बहुत नजदीक आ गया है। ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जो कि दोनों की फेस सेविंग हो, जेलेंस्की की भी होगी, यूरोप की भी होगी, नेटो को भी होगी, ट्रंप की भी होगी। और ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए अब आगे राउंड्स ऑफ डिस्कशंस होंगे, कुछ राउंड्स जरूर होंगे आगे। कल आज के दिन में सब कुछ डिसीजन नहीं हो जाएगा। अब एक ऐसी सिचुएशन मानते हैं कि ये डील नहीं हुई तो क्या होगा? अगर ये डील नहीं होती है, किसकी तरफ से नहीं होगी? हो सकता है पुतिन की तरफ से ना हो, क्योंकि अगर यूक्रेन अपनी टेरिटरी छोड़ने को तैयार नहीं हुआ तो ये डील नहीं होगी। तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात होगी कि वॉर फैटिक दोनों कंट्री की बढ़ेगी। यूरोप पे प्रेशर आएगा फंडिंग का, रिफ्यूजीज का, रिकंस्ट्रक्शन का, और जो बैटल फील्ड पे आपका एट्रिशन है वो तो बिल्कुल जारी रहेगा। और ये रिस्क हमेशा रहेगा कि कब ज्यादा एस्केलेट हो जाए पूरा वार। इसका फर्क आपकी इंडस्ट्रीज पे भी पड़ेगा इनडायरेक्ट वे में, और ये यूरोप की इंडस्ट्रीज को ये फर्क पड़ रहा है। तो अब क्या होगा कि डिप्लोमेसी करेंगे, मल्टी चैनल्स पे में डिप्लोमेसी होगी, क्योंकि ये वॉर कभी ना कभी तो एंड होनी है। और ट्रंप खुद कह चुके हैं कि आज तो 4 टेरिटरी हैं, अगर आज यूक्रेन नहीं माना तो ये 4 की 8 हो जाएंगी। अगर 50% यूक्रेन को ले लिया और कीव को ले लिया रशिया ने, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है कि कुछ साल अगर और जंग चलती है तो यूक्रेन पूरा पूरा आ जाएगा रशिया के साथ, और ट्रंप कुछ नहीं बोलेंगे, वो केवल सपोर्ट करना बंद करेंगे। या मैं कह रहा हूं यूएसए सपोर्ट करना बंद कर देगी जेलेंस्की को, और यूरोप बहुत ज्यादा बोझ नहीं उठा पाएगा यूक्रेन का। ये यूक्रेन को भी पता है, ये जेलेंस्की को भी पता है कि आपको कहीं ना कहीं आके रुकना ही पड़ेगा। पुतिन जो उसने एरियाज ले लिए हैं वो वापस नहीं करेगा कभी। और इसके अलावा हो सकता है कि वो इंडिया को भी इन्वॉल्व करें, चाइना को भी इन्वॉल्व करें, ग्लोबल साउथ को भी इन्वॉल्व करें, एक डिस्कशन के लिए और एक डिसीजन के लिए। दोस्तों, और मेरा फाइनल टेक इसके अंदर यह है कि कुछ ऐसी चीजें गारंटीज होनी चाहिए जो दोनों को दी जाए, पुतिन को भी दी जाए और जेलेंस्की को भी दी जाए, कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, एंड यू बोथ एग्री टू इट, कि ये वॉर सिचुएशन दोबारा ना आए, पुतिन दोबारा ना चढ़ जाएं किसी भी यूरोपियन कंट्री पे, या यूरोपियन कंट्री पे अटैक ना कर दें आपके ये आपके रशिया पे। तो ऐसी गारंटीज होनी चाहिए, और और यूएसए को गारंटर बनना चाहिए दोनों का। जब आप बीच में बैठे हैं जज की तरह, तो यू हैव टू डिसाइड ऑन दैट ना भाई। आपको तो आपका भी तो कोई रोल होना चाहिए, केवल इनकी बात इनसे करा दे, इनकी बात इनसे करा दे, यही थोड़ी ना होता है। तो दोस्तों, आज की ये जो मीटिंग है ये सेट करेगी आगे का एजेंडा, और कुछ पॉइंट्स पे जरूर निष्कर्ष निकलेगा। चाहे देखिए, इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे आपका 20 पॉइंट्स हैं, 20 पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि पुतिन मान गया है, 5 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो कि यूक्रेन मान गया है, 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें डिस्कशंस हो सकते हैं, और 5 पॉइंट ऐसे होंगे कि जिसमें कोई समझौता नहीं होगा। तो ऐसे चलेंगे। सबसे पहले आज शायद 3 या 5 पॉइंट में जिनमें दोनों पार्टीज एग्री होंगी वो डिस्कशन हो, वो सामने आएंगी। उसके बाद डिस्कशन होगा, और लास्ट में उन पॉइंट्स को उठाया जाएगा जो कि एक तरीके से फाइनल लाइन है दोनों कंट्रीज की। दोनों नहीं मान रही हैं जिन पॉइंट्स को, उन पॉइंट्स पे फाइनली गिव एंड टेक होगा, तब डिस्कशंस
आगे बढ़ सकते। और वॉर तो तभी होती है जब डिस्कशंस फेल हो जाए, और एक बार डिस्कशंस फेल हो जाए तो केवल डिस्कशंस के ही थ्रू आपको पीस आ सकती है। दोस्त, आपका क्या विचार है आप में जरूर रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर लिखिएगा कि क्या हो सकता है। आज इंडियन टाइम 10:45 पे मीटिंग होगी, पूरी टीम के साथ आ रहे हैं जेलेंस्की, तो वो कैसे करते हैं, और कहते हैं ना सूट बूट में आया कन्हैया, तो वो अब देखते हैं कि वो किस लेवल पे जाते हैं। और ट्रम्प, जो कि एक तरीके से इट वॉज ए नॉट वेरी गुड शो फ्रॉम हिज साइड एट अलास्का, इट फेल्ट लाइक, क्योंकि जो टीम का जो एक लंच था वो भी कैंसिल कर दिया गया था, दैट वाज ए बिग पॉइंट। तो वो ऐसा लगता है कि वो एक नेगेटिव इफेक्ट गया था यूएस के थ्रू पूरी जो अलास्का में वार्तालाप हुई थी। तो अब यहाँ पे वो जरूर अपना एक पॉजिटिव सेंस दिखाना चाहेंगे और अपने को जीता हुआ दिखाना चाहेंगे, और उनके लिए बहुत इजी भी होगा जेलेंस्की के सामने अपने को जीता हुआ दिखाना और कुछ डिस्कशंस और डिसीजंस लेना जो कि दोनों पार्टीज को मान्य हो। तो दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।